हर दिन लगभग 1500 फ्लाइट्स अमेरिका से यूरोप की ओर जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर फ्लाइट्स अटलांटिक महासागर को पार करते समय सिर्फ एक खास रूट का इस्तेमाल करती हैं। ये हवाई जहाज़ों के लिए एक तरह का अदृश्य हाईवे होता है, जहां सभी विमान एक दूसरे के आगे पीछे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हैं। साइड में उनकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर होती है, जबकि ऊंचाई के हिसाब से वे एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर या नीचे होते हैं, यानी लगभग 305 मीटर। आपने शायद खुद भी ऐसा अनुभव किया होगा या कोई वीडियो देखा होगा जहां आसमान में कई विमान एक दूसरे के काफी करीब उड़ते दिखाई देते हैं। ये दृश्य खासकर अमेरिका से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स में देखा जाता है, जहां इसी अदृश्य हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरा आसमान खाली है, तो फिर पायलट इतने खतरनाक लगने वाले हालात में एक दूसरे के पास पास क्यों उड़ते हैं और सिर्फ इसी खास रास्ते का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मस्ट टेल स्टोरीज के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, विमानों का ये अदृश्य हाईवे लगभग 100 साल पहले खोजा गया था। सन 1920 में एक जापानी मौसम वैज्ञानिक वासाबुरो ओइशी ने रिसर्च के लिए कई मौसम गुब्बारे आसमान में भेजे। उन्होंने देखा कि 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक अदृश्य ताकत मौजूद है, जो इन गुब्बारों को बहुत तेज गति से पूर्व दिशा की ओर ले जाती है। उस समय दुनिया ने उनकी इस रिसर्च पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगभग 25 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया को उस जापानी वैज्ञानिक की रिसर्च पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। अप्रैल 1945 में अमेरिका के ओरेगन राज्य में 6 दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। वहां उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़ा गुब्बारा पड़ा हुआ देखा। उत्साह में आकर वे उसे खींचने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कितने बड़े खतरे को छू रहे हैं। उस गुब्बारे में एक बम लगा हुआ था, जो हिलने की वजह से फट गया और उन 6 दोस्तों की मौत हो गई। ऐसी ही कई घटनाएं अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में भी सामने आईं। जब जांच की गई तो पता चला कि ये गुब्बारे 10,000 किलोमीटर दूर जापान से प्रशांत महासागर के उस पार से छोड़े गए थे। सिर्फ 2-4 नहीं, बल्कि जापान ने लगभग 9,000 बैलून बम लॉन्च किए थे, जिनमें से करीब 300 अमेरिका तक पहुंच गए। जापान ने वासाबुरो ओइशी की रिसर्च का फायदा उठाया था। इन गुब्बारों को तेज हवाओं के सहारे छोड़ा गया था, जो हवा में तैरते हुए अमेरिका तक पहुंच गए। तब से 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर चलने वाली इन तेज हवाओं के रास्ते को जेट स्ट्रीम्स कहा जाने लगा। लगभग पूरे साल ये हवाएं पूर्व दिशा की ओर चलती हैं और इनकी अधिकतम गति लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये हवाएं केवल उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती हैं। ये हवाएं एक टनल या ट्यूब की तरह चलती हैं, जो कई 100 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 4 किलोमीटर मोटी होती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी कोई स्थायी जगह भी नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तेज हवाएं ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान के अंतर के कारण बनती हैं। जब भूमध्य रेखा की गर्म हवा ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो उसी से जेट स्ट्रीम्स का निर्माण होता है। लेकिन अगर हवा भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, तो इसे दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाना चाहिए। फिर ये जेट स्ट्रीम्स पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों चलती हैं? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और इसकी गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये तेज हवाएं सामान्यतः ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़ देता है। अब वापस आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। अटलांटिक महासागर के ऊपर अमेरिका से यूरोप जाने के लिए एक दिन में लगभग 1500 फ्लाइट्स केवल एक ही रास्ते का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सन 1952 में एयरलाइन पायलटों ने जेट स्ट्रीम्स पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे प्रशांत महासागर के ऊपर जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वैसे ही अटलांटिक महासागर के ऊपर भी अमेरिका से यूरोप की उड़ानों के दौरान ये मौजूद रहती हैं। यात्रा के दौरान पायलट जानबूझकर विमान को जेट स्ट्रीम्स में ले जाते थे, क्योंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं विमान को पीछे से धक्का देती थी। इससे विमान की स्पीड बढ़ जाती थी, टर्बुलेंस कम हो जाता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईंधन की काफी बचत होती थी। लेकिन जब यूरोप से वापस अमेरिका जाना होता था, तो पायलट किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते थे और जेट स्ट्रीम से दूर रहते थे, क्योंकि उस समय हवाएं उल्टी दिशा में होती थीं, जो विमान की गति को कम कर देती थी। समय बीतता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी। अब लगभग सभी पायलट पूर्व दिशा में उड़ान भरते समय जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हुई, जेट स्ट्रीम्स में बढ़ता हुआ ट्रैफिक, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता था।
उस समय उड़ानों के रूट तय करने का काम एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होता था। एटीसी मौसम के अनुसार फ्लाइट्स के लिए रास्ते तय करता था ताकि जेट स्ट्रीम्स के अंदर कोई विमान आपस में टकराए नहीं। हम जानते हैं कि एटीसी टावर के रडार विमानों की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। इसी लोकेशन के आधार पर कौन सा विमान किस ऊंचाई और किस गति से उड़ान भरेगा, ये सब एटीसी ही तय करता है। लेकिन समस्या ये थी कि इन रडार की रेंज बहुत सीमित होती है। ये मैक्सिमम 128 किलोमीटर तक ही विमानों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि अगर न्यूयॉर्क एटीसी का रडार लें तो उसकी रेंज केवल 128 किलोमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल जितनी होती है। जैसे ही विमान इस सर्कल से बाहर जाते हैं, वे रडार से गायब हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि एटीसी को विमान की लोकेशन कैसे पता चलेगी? महासागर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके ऊपर उड़ने वाले विमान सैटेलाइट या हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के जरिए हर 14 मिनट में अपनी स्थिति कंट्रोल टावर को भेजते हैं। लेकिन इन 14 मिनटों के बीच में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसी समस्या को हल करने के लिए 1965 में एक नया सिस्टम शुरू किया गया। इसे कहा जाता है नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम, नैट। इस सिस्टम में अमेरिका और यूरोप के बीच उड़ने वाली फ्लाइट्स के लिए कई रूट बनाए गए। इन रूट्स को अटलांटिक महासागर के 4 मुख्य कंट्रोल सेंटर नियंत्रित करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, दूसरा कनाडा का गैंडर न्यूफाउंडलैंड, तीसरा सेंटा मरिया ओशियानिक कंट्रोल और चौथा शैनविक कंट्रोल जो नॉर्दर्न हिस्से को संभालता है। नैट ओटीएस में कुल 6 रूट होते हैं जिन्हें नैट ए से नैट एफ तक नाम दिया गया है। उड़ान भरने से पहले पायलट को इनमें से एक रूट अलॉट कर दिया जाता है और अगर उड़ान के दौरान किसी रूट पर ज्यादा ट्रैफिक हो तो विमान को दूसरे रूट पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इन रूट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ट्रैफिक अलग अलग रास्तों में बढ़ जाए और यूरोप की ओर जाने वाले विमानों को टेल विंड मिल सके। टेल विंड यानी ऐसी हवा जो विमान के पीछे से चलती है और उसे आगे की ओर धक्का देती है। इन रूट्स को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिन में 2 बार मौसम सैटेलाइट्स की मदद से जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन को देखा जाता है और फिर उसी हिसाब से इन रूट्स को अपडेट और ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसा कि आप लाइव विंड मैप में देख सकते हैं, बाईं तरफ अमेरिका, दाईं तरफ यूरोप और बीच में पूरा अटलांटिक महासागर। अगर समुद्र तल पर देखें तो अटलांटिक महासागर के बीच हवा की गति लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं वो असल में जेट स्ट्रीम है जो अमेरिका से यूरोप तक फैली हुई है। नैट ओटीएस के 6 रूट इसी जेट स्ट्रीम के अंदर बनाए गए हैं ताकि अगर 5 या 10 मिनट तक एटीसी को विमान की लोकेशन अपडेट न भी मिले तो भी विमान का ऑटो पायलट सिस्टम नैट ओटीएस की शर्तों के अनुसार उसकी स्पीड, ऊंचाई और दिशा बनाए रख सके। इसी वजह से यूरोप जाने वाले विमान अक्सर एक ही लाइन में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर इसे लाइव प्लेन ट्रैकर में देखें तो अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में यूरोप जाने वाले सभी विमान एक लाइन में चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वापस अमेरिका आने वाले विमान जेट स्ट्रीम से दूर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को जितना संभव हो सके उतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मस्ट टेल स्टोरीज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शानदार वीडियो में फिर मिलेंगे।